हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहनीश है और मैं आपको अपने दादाजी की बताई एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। साल 1950 का ये एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ रमेश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरीके का सुधार नज़र नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक के टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी जो टकरा गई थी, उसकी आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी, तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची, तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिख गई। उसने ज़ोर ज़ोर से उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। सिमरन ने भी पलटकर आखिरकार देख ही लिया तो एक छोटी बच्ची दिखी उसको। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी, तो मैं कैसे जाती और कहाँ जाती, तो मैं इसी के शरीर में आ गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहनीश है और मैं आपको अपने दादाजी की बताई एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। साल 1950 का ये एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ रमेश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरीके का सुधार नज़र नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक के टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी जो टकरा गई थी, उसकी आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी, तब से ही उदास और चुपचाप
एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। एक दो दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिख गई। उसने जोर जोर से उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। सिमरन ने भी पलटकर आखिरकार देख ही लिया तो एक छोटी बच्ची दिखी उसको। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी, तो मैं कैसे जाती और कहाँ जाती, तो मैं इसी के शरीर में आ गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं आपको एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में बताता हूँ। मोहन नगर नाम के एक मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से कन्हैया नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो कन्हैया खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही कन्हैया ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो क्या? कन्हैया ने जवाब दिया नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने कन्हैया को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कन्हैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह से खुद को संभालते हुए कन्हैया ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ, इसे लेकर जाओ, ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा कन्हैया डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधा जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और कन्हैया का परिचय सबसे कराने को कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में कन्हैया से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत पर डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने कन्हैया से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी कन्हैया को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद कन्हैया रात को मरीजों को देख रेख में जुटा हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में सटके बैठ गए। ये सब देखकर कन्हैया को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से कन्हैया ने पूछा कि आखिर ये सब इतना डरे क्यों हैं, सब लोग इतना क्यों डर रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। कन्हैया को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा।
उसी रात कन्हैया अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। कन्हैया ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब कन्हैया बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। कन्हैया को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद कन्हैया को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरीके से कन्हैया ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाते ही उस पागल ने कन्हैया को हवा में उछालकर गिरा दिया। कन्हैया इतनी ज़ोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी कन्हैया को सुनाई दी। वहीं पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। कन्हैया ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने कन्हैया को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से कन्हैया को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। कन्हैया की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आ गए। सबको वहां कन्हैया बेहोश हालत में मिला। तुरंत कन्हैया को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से कन्हैया की दिमागी हालत बहुत खराब हो गई। अब अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है कन्हैया। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते कन्हैया ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से कन्हैया की तरह ही चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत कन्हैया की तरह ही पीट देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब कन्हैया को बिजली के झटके दिए जाते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं अपने शहर फैज़ाबाद के एक सच्चे डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक रात की बात है दोस्तों, वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात रमेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। रमेश और 3-4 ऑटो चालक सभी पैसेंजर ट्रेन के इंतज़ार में रुक गए। तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नज़र आता, वरना अमावस्या से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। रमेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गेश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। रमेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। रमेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही रमेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में रमेश ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा ही दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। रमेश अपने 400 रुपये के इंतज़ार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया,
लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। रमेश के मन में यही चल रहा था कि अभी तक वो लड़की वापस क्यों नहीं आ रही है। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। रमेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर क्यों नहीं आई हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई रहता ही नहीं है। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। रमेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आप ही की बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में रमेश की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बिठाकर लाया था। रमेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है ना, वो आपकी बेटी है और मैं ही उसको यहाँ लेके आया हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और झगड़ा क्यों कर रहे हो मुझसे? जवाब सुनते ही रमेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी को घर ले आया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, अब मैं यहाँ कहाँ खड़ा रहूँगा। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम घर कैसे ले आ सकते हो? ये सुनते ही रमेश के होश ही उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में बस यही चल रहा था कि मैं भी कहाँ फंस गया। मैं भी लालच के चक्कर में एक आत्मा को अपने ऑटो में बिठाकर घर ले आया। उस दिन से रमेश ने ऑटो को चलाना बंद ही कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता और रात को घर में आराम से सोता रहता। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं अपने गांव केशवपुर की एक सच्ची डरावनी स्टोरी आप लोगों को बताता हूं। यहाँ गांव में लगभग लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव का एक कुआं पूरी तरीके से सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की ज़रूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। दूसरे कुएं से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि कुएं में कोई भूत रहता है। जब गांव के किसान कुएं से पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। खेती करने वाले पुरुषों की पत्नियों को डर के मारे कुएं के आसपास भी नहीं भटकती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि कुआं भूतिया है। अब रात के समय कोई भी कुएं के पास आता जाता नहीं था। इसी बीच गांव का एक बच्चा कहीं खो गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने के लिए गए। वहां पहुंचे लोगों ने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। अब एक तो कुएं का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा किसी को कुछ पता नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है और मैं अपने फ्रेंड जतिन की एक सच्ची डरावनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रात के अंधेरे में जतिन अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। जतिन को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत पसंद था। जतिन की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वह दोनों मुंबई से मैयर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। जतिन के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटा, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र करो, पर जतिन माना कहाँ और अपने दोस्त के साथ कार से ही चला गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्के दुक्के ट्रक आदि भी गुजर रहे थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और जतिन ने सड़क किनारे कार को रोक दिया। जतिन कार के नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा हुआ था। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद जतिन ने रमेश से कार चालू करने के लिए कहा, पर ये क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमा रहा था।
पर अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी रात को वह दोनों क्या करे, अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता हो, क्योंकि हाईवे आदि पर रात को लूट आदि के भी मामले बहुत ज़्यादा होते हैं। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, यूं कहे जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही जतिन भागकर उस कार के पास गया। उस कार के ड्राइवर के अलावा 3 लोग और भी बैठे हुए थे। इन 3 में से एक महिला और एक लड़की थी। जतिन ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया कि मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास में कोई बस्ती हो या गैरेज हो तो उसे वहां पर पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। जतिन को समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से जतिन की कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर के इशारे से जतिन को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। जतिन के स्टीयरिंग पर बैठते ही रमेश भी जतिन की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। जतिन और रमेश निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने के लग रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी हो गई। जतिन और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज़ में बोला कि आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। जतिन और रमेश कुछ कहे बिना ही उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में अंदर चले जाते हैं। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। और एक बात जतिन और रमेश को चौंकाने वाली बात ये लग रही थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए ये हवेली इतनी गंदी कैसे है। जगह जगह जाले लटके हुए थे, अजीब प्रकार की बू आ रही थी। जतिन और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर बढ़े जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे ही इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर जतिन और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद भी दूसरी तरफ चला गया। वह अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। यह कमरा काफ़ी अच्छा था, पर यह चौंकाने वाली बात लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर और बढ़िया कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा बहुत सी लाइट से भरा हुआ था और वो लाइट कहाँ से आ रही थी किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। जतिन और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी आवभगत भी शुरू हो गई थी, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब भी लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12 से 15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैग लगना शुरू हो गए थे। जतिन तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात बिरात वह कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम निडर स्वभाव का था। वह अपने काम को माँ मैयर वाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वर्ष से कम 2 बार माँ के दर्शन अवश्य करने आता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकती रहती थी और साथ ही उसके शर्ट के ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा भी रखा होता था। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता उस चालीसा को निकालकर पढ़ लिया करता था, पर आज निडर जतिन को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त
किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होने लग रहा था। जतिन फिर भी डरा नहीं और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में ही यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। अब जतिन और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा रखा हुआ था। जतिन कन्नी आंखों से रह रहकर उस शीशे में बार बार देखे जा रहा था। रमेश को अजीब लग रहा था कि जतिन उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद जतिन रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ गया था। उसने उसे शीशे में देखने के लिए इशारा किया। अरे ये क्या! जो ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दरअसल उस कमरे में चलते फिरते अच्छे खासे लोग इस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह पसीने से तरबतर भीग गया। शीशे में उसने यह भी देखा कि यह लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। ये लोग जो खा रहे हैं वह किसी की मांस या हड्डियों जैसा लग रहा है। वह तो अब पूरी तरीके से परेशान था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वह आपस में कुछ बात कर पाते तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास उपस्थित हुआ। वह लोई ओढ़े हुआ था और उसके पीछे पीछे दो तीन सेवक टाइप के लोग यानी कि भूत थे। वह बूढ़ा मुस्कुराते हुए जतिन से कहा कि आज उसकी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे को बदल लें। ये बात कहते हुए वह बूढ़ा बार बार जतिन के गले में लटकती हुई माला को देखे जा रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती वह थोड़ा डर सा लगने लगता। अरे तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी, इस अवसर पर आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं? वह बूढ़ा हंसा और जतिन तथा रमेश की ओर देखते हुए बोला कि बेटी, तुझे मैं ऐसा उपहार दूंगा कि तू खुशी के मारे झूम उठेगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर का अट्ठास किया। ऐसा लगा कि उसकी अट्ठास में पूरी हवेली हंस रही हो। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर, जतिन ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो जतिन ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही उसने अपने जेब से दुर्गा चालीसा को निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसे डर लग रहा था उसको। अब उन दोनों ने वहाँ रखे कीमती राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद जतिन ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि तुम डरना मत, हम लोगों के साथ माँ मैयर वाली है और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वह दोनों कमरे से निकलकर फिर उस बड़े कक्ष में आकर सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वह एक महाडरावनी औरत लग रही थी। वह जो लड़की थी वह खुश मन से जतिन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अरे ये क्या! कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की को 440 वोल्ट का करंट लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वह बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहाँ हड़कंप सा मच गया। जतिन अब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले की माला के कारण हुआ है। उस लड़की के दूर गिरते ही
कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर जतिन के पास आया और थोड़ा तेज आवाज़ में पर डालते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था ना, आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ के कपड़े पहने, पर आपने नहीं माना। आप अपने गले में जो माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारी एक प्रथा है। जतिन ने ना में सिर हिलाते हुए बोला कि वह किसी भी हालत में इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वह रमेश का हाथ और कस के पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरीके से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वो भयानक टाइप के दिखने लगे थे। कुछ के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब हरकत करते हुए जतिन और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आ जाए। जतिन ने रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना होगा। इसके बाद वह दोनों फिर से वही सोफे पर बैठकर आंखें बंद करके माँ मैयर वाली भगवती को गौराने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाज़ें चीख पुकार आ रही थी, पर वह इन सब से बेखबर होकर बस माँ का ही नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आनी बंद हो गई। जतिन और रमेश ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अरे, हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर, वह दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक जतिन कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट किया तो वह बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वह जंगल से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर निकल आया था। कुछ देर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। जतिन ने वहीं अपनी कार को रोक दिया और कार से उतरकर उस टपरी पर आ गया। टपरी पर आते ही दुकानदार थोड़ा सा डर से जतिन की तरफ देखकर बोला, साहब, आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ रहे हैं? जतिन एक टूटी बेंच पर बैठते हुए अब तक जो भी उसके साथ हुआ वो उस दुकानदार को बता दिया। दुकानदार भी अपनी सहमति देते हुए कहा, और ये भी उसने जतिन को बताया कि बहुत सारे लोग इस घटना के चलते या तो पागल हो गए हैं या तो मारे गए हैं। आप लोग सही सलामत बच गए, ये तो भगवान का शुक्र है। उसके बाद जतिन और रमेश ने सीधा अपने घर की ओर गाड़ी मोड़ी और वहाँ से निकल गए। दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और मैं अपने दोस्त इरफान की सच्ची डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में जो उसने मुझे बताया था मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन वह इसके बावजूद बेहद खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी हो गई थी। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते से कुछ खाने के लिए ले चलेगा ताकि उसके दोनों बच्चे और पूरा परिवार खुश हो जाएंगे। इरफान अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाने में लगा देता था ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे और ये सब फ़ोन उसके घर से ही थे। इरफान के बच्चे उसे अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए जल्दी घर पे बुला रहे थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता था क्योंकि वो चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन तो मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई अन्य ग्राहक नहीं मिलेगा। अब उसकी जेब में
पूरे दिन की तकरीबन 1200-1300 की कमाई हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसने अपने होठों को दोनों कानों को खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाने का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। ये रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट का था। वह ऑटो को हवा से बात करवाते हुए लेकर जा रहा था, पर तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंधेरा होने के कारण उसे ये मालूम न चला कि उसका रास्ता बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, यह रास्ता एक खास बात का था। वह ये था कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रह चुका है। 20 साल पहले वह इसी रास्ते से गुजरा था। इरफान को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लग जाता है। वह इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ा जा रहा था, तभी अचानक से उसके सामने ऑटो रिक्शा में एक लड़की आ जाती है। लड़की की शक्ल देख इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गईं। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की उसको नहीं दिखी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आ जाता है। वह सर्द हवा में भी पसीने में भीग जाता है। वह लड़की उसे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर कहती है, मैं आपको अपने घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा लेता है। वह अपना फ़ोन निकालकर अपने घर फ़ोन करने की कोशिश करता है, पर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। लड़की उसे कहती है, यहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान उस वक्त हद से ज़्यादा डर जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी है, उसकी तस्वीर उसके आगे बने शीशे पर नहीं दिख रही है। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल पेड़ से टकरा जाता है। इसमें इरफान की मौत हो जाती है। इरफान के घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिली होती है। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता है। इरफान के बच्चे और इरफान की पत्नी बेहद चिंतित रहती हैं। तभी उनका एक पड़ोसी उसके पास आता है और इरफान की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान शंकर इलाके में गया था क्या? इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन यह इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं और पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, यह मेरा पति है। इरफान की पत्नी इरफान को मरा हुआ देखकर खुद को नहीं रोक पाती और उसके आंसू बहने लगते हैं। बच्चे भी बेहद ज़्यादा तरीके से रोने लगते हैं। पुलिस कहती है, देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हम आपकी यहाँ सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे हम इस केस को थोड़ी मदद मिल जाएगी आप लोगों से। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस कहती है, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी कहती है, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। पुलिस कहती है, अच्छा, यह ऑटो उसके खुद का है? इरफान की पत्नी कहती है, जी हाँ, शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो इनके चाचा जान का था। वह ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। पुलिस इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रह चुका था और इरफान का चाचा भी था।
पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताया कि इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश ही नहीं रहता था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब के कारण भाईजान की मौत हो गई। इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो कहता कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी बिता सके। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने उसके लिए ऑटो लिया और उसे भेंट कर दी। ऑटो पाकर वह बेहद खुश हो गया। ऑटो चालक के रूप में उसने अपना पहला दिन उस बर्थडे के दिन बिताया। मैं भी उसके साथ ही गया था। ये सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकता है उसको और पूछता है, तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो उसके लिए शंकर रोड से एक शराब की बोतल ली और साथ में चखने और भुजिया भी ले लिए। वह रास्ता बहुत सुनसान रहता था। उस वक्त रात के 10:15 हो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वो बहुत खूबसूरत थी दिखने में। छोटे कपड़े भी उसने पहने हुए थे। अपने घर जाना था उसको, लेकिन मैंने और इरफान ने काफ़ी शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और उस लड़की का उसने रेप करना शुरू कर दिया। वह चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। ये सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा दिलाई। इरफान को सज़ा तो खुद उस लड़की ने ही दे दी थी।